दोनों हमें पता होना चाहिए, हैं? राइट। तो सेलिब्रिटीज़ को नमन कि उनको मैं ये नहीं कहूँगी कि उनमें कोई कमी है या क्या है, परंतु वो सामने क्या है, पीछे क्या है, थोड़ा डर लगता है। तो इसलिए किसके साथ जाना है, अब मुझे तो लगता है आई एम द बेस्ट पर्सन मुझे अपने अरे साथ ही वाह! जाना चाहिए क्योंकि मैं अपना और बहुत ही अंदर का और डिप्लोमेटिक बाहर आंसर का दिया आपने। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में दूसरे एपिसोड में आपको स्वागत है। और आज हमारे टीजीवी हिंदी में हमारे साथ जुड़ी हुई है अरुणा चावा मैडम जी। और अरुणा चावा जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो आज आप? बढ़िया बढ़िया, खूब अच्छी हूँ। इंतजार है आप कैसे मेरे को इंटरव्यू करेंगे। मुझे तो आपका प्रोफाइल देखने के बाद गूज़बम्स आया कि क्योंकि आपके जैसे महान व्यक्ति हमारे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। और संध्या जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी को हमारे प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। और मैडम जी, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अरुणा जी आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। थैंक यू नवीन जी। और सबसे पहले मैं भी स्वागत करती हूँ अरुणा जी का। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई डोंट थिंक कि मैं महान हूँ। एक आम महिला हूँ जिसने अपने जीवन में घर, गृहस्थी, ऑफिस, रिश्ते नाते उनको निभाते निभाते कुछ करने की कोशिश की। शिमला में मेरा जन्म हुआ था और पापा का जॉब ऐसा था कि कई स्टेट्स में हमें जाना पड़ा। वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोगों से हमारा मिलना होता रहा। और जॉब में भी मेरा, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, जब तक बच्चे छोटे थे तो मैंने टूरिंग नहीं ली थी, परंतु जब बच्चे बड़े हो गए मुझे लगा कि वो अपना इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं और मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, इसलिए मैंने टूरिंग भी करती थी। और उस टूरिंग में भी मुझे बहुत सी स्टेट्स में जाने का मौका मिला। तो इसलिए आप लोग देखेंगे कि मेरे व्यक्तित्व में किस स्टेट को बिलोंग करती हूँ वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लोग पूछते हैं कहाँ के हो, तो मैं कहती हूँ मैं अपने देश की हूँ। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं पंजाबी हूँ या बंगाली हूँ या मराठी हूँ या साउथ इंडियन हूँ। मैं कहती हूँ भारतीय हूँ। दैट मैटर्स अ लॉट। तो लेखन से जुड़ी हुई थी शुरू से ही। मैं ये कहूँगी कि बहुत साहित्यिक तो नहीं हूँ, जो आसपास देखती हूँ उसी को अपने भाव से अपने शब्दों में लिख लेती हूँ। रिटायरमेंट के बाद तो मैंने सोचा लेखन को, पुरानी डायरियों को ज़रा निकाला जाए, तो उनको निकाला, कुछ और मनन किया। तो ये मेरी छोटी सी ब्रीफिंग है। अरुणा जी, आपने जब सरकारी महकमे में काम किया तो आप पद से भी बड़ी रही, और जब आप समाज सेवा में आई हैं तब मैं कहूंगी आप कद से भी बड़ी रही हैं। तो अगर देखा जाए तो आप हर क्षेत्र में बड़ी रही हैं, क्योंकि आप आखिर हैं तो भारत की बेटी ना। इसका गर्व है ना, इसका बहुत बड़ा गर्व है। यूएसए भी घुमाई मैं, क्योंकि बेटी मेरी यूएसए में रहती है। वहाँ का भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, पर फिर भी अपना देश जो होता है वो अपना ही देश है, देश होता है। वो शायद इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे बेटी और बेटी के बच्चे थे। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे अरुणा मैडम जी के साथ, छोड़ो और आगे बढ़ो। और मैडम की 45 साल की सरकारी आईटी यात्रा और मूल्यों, और आज की युवा पीढ़ी क्या जान सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मगर टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम अपनी मेहमान अरुणा मैडम जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे।
मैडम, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो मैं पहला अरे आपको वाह, गुदगुदी से ही डर लगा मुझे लगता है कि है जो है ना काले बालों के पीछे जो सफेद बाल हैं वो अनुभव से हुए, उसके भी पीछे एक बचपन है, जो एक एंजाइटी होती थी ना। अरे बाप रे, कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, तो उस अरुणा जी, एंजाइटी आपको के साथ छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे ही आगे बढ़ना है। इसलिए हम कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आए हैं जिनसे केवल जब जवाब आप देंगी तो गुदगुदी हमारे होगी। ठीक है, हाँ, ठीक सही है, है, सही चलिए, सही बढ़िया, कहा संध्या that's जी। fine, that's fine। और मैं पहला 4 शब्द पूछूंगा, उसके बाद में संध्या जी पूछेंगे आपको। और मेरे तरफ से पहला शब्द आपको बचपन। बचपन, वाह, बिंदास था, मैं तो कहूंगी मस्ती वाला था। थोड़े से में ही बहुत कुछ लगता है मिल जाता था। तो बचपन तो आदमी को कभी भूलना भी नहीं चाहिए, और उम्र बढ़ती रहे पर बचपन हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, ये मैं बहुत सोचती हूँ। बढ़िया। सुपर। और पुस्तकें, बुक्स। पुस्तकें तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो ऐसे दोस्त हैं जो हमारा इंतजार करते रहते हैं, भाई आओ, खोलो हमें, हमारे साथ गुफ्तगू करो। पर एक बात बताऊं, ये जो संध्या मुझे मिली थी, ये भी इसलिए मिली थी कि जब मैं मेट्रो में बैठी हुई एक पुस्तक हाथ में लेके पढ़ रही थी। ये मेरी आदत थी कि ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा बुक अपने साथ रखती थी। तो बुक से कहते हैं ना कि जैसी बुक आप पढ़ रहे हो उससे थोड़ा आपकी पर्सनालिटी का आइडिया हो जाता है। तो शायद संध्या को मेरी वो पर्सनालिटी अच्छी लगी होगी या क्या, मुझे बुक का नाम तो याद नहीं है, परंतु उसी ने हमें मिलाया एक दूसरे से। और उसके बाद तो दोस्ती जो है, मिले ना मिले, परंतु वो दिन पर दिन स्ट्रांग होती जा रही है। थैंक यू बहुत संध्या बढ़िया। फॉर मीटिंग मी, थैंक यू। सुपर। कर्तव्य। कर्तव्य, मैं सोचती हूँ हम लोग कर्तव्य और कर्म को थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं। मुझे लगता है कि कर्म जो है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्शन, वो ऑप्शनल है, वो चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें कोई एक्शन करना है या नहीं करना है। परंतु जो कर्तव्य है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, ये तो आपको करना ही करना है। और कर्तव्य जो नहीं करता है, समझ लो कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो चॉइस। तो कर्म तो करना ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से भारत। भारत, भारत एक ऐसा पृथ्वी का मैं कहूँगी हिस्सा है जिसमें साथ मेरी अपनी पहचान है, और इस बात पे मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। बहुत बढ़िया। सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। और मेरा और ख्याल है अरुणा जी- उसमें ये एक कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का भी रहा। स्पेशली मेरी माँ तो बहुत ही देशभक्ति थी। एक बार तो वो भाग भी गई थी घर से जब वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो शायद उनके बीज हैं। वैसे भी देश तो अपना अपना ही होता है ना। अपना ही होता है। अरुणा जी, प्रकृति अगर शब्द दूं मैं आप, तो पहला विचार आपके मन में क्या आएगा? प्रकृति, मैं कहूँगी ये ईश्वर की ऐसी देन है सिर्फ हमारे लिए। हम जब अकेले होते हैं तो प्रकृति के साथ जुड़ जाओ ना, तो कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। उदास होंगे तो भी वो अकेला नहीं छोड़ेगी। और जब आप अच्छा मूड में हैं, खिलखिलाते फूल, चिड़िया, गुनगुनाते भंवरे, आनंद आ जाता है। ईश्वर का हमें बहुत शुक्रिया करना है। प्रकृति ना होती तो शायद हम ना होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर एक शब्द और आपके पास में डालना चाहूंगी जिस पर आप प्रकाश डालिए, विकास। विकास तो जरूरी है, परंतु मैं कहूंगी विकास के साथ 2-3 प्रश्न जुड़े हुए हैं। जैसे विकास क्यों, विकास किसके लिए, क्या आपका पर्पस है उसके पीछे। तो विकास जो है विनाशकारी भी हो सकता है और हेल्पफुल भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि विकास किस तरफ हो रहा है। ये मेरा अपना विचार है। जी, और एक समय सीमा में हम बंधे हुए हैं अभी और समय के साथ चल रहे हैं, तो मेरा भी एक शब्द है आपके लिए, समय। इस पर समय। आपके क्या विचार है?
समय तो एक ऐसा, मैं तो कहूँगी खजाना है, तो ये खजाना ना बढ़ता है ना घटता है, परंतु इस समय का या इस खजाने का जब हम उपयोग जो कर लेता है, उसको कितने ही तरह के खजाने मिलते जाते हैं। सो इसलिए मैं कहूँगी इस खजाने का एक, कहते हैं ना, मोती भी वेस्ट नहीं करो। ये समय का बहुत महत्व है हमारे लिए, तो ये हमें जी। ध्यान रखना है। लेखन से जुड़ी हुई है, पुस्तकों से जुड़ी हुई है, तो उसके बीच में जो शब्द आता है वो आता है शब्द। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? शब्द, मैं कहूँगी शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बार जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है, तो मुझे लगता है हमें शब्द मुख से निकालने से पहले थोड़ा सा पॉज देना चाहिए कि मैं क्या बोलने लगी हूँ। तो ये किसी को दुख नहीं देने वाला होना चाहिए, तीर नहीं होना चाहिए, ये प्यार से सहलाने वाली मलहम होना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आपको हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, थोड़ा सा Thank परेशान God. करने के लिए एक लास्ट जो शब्द मेरी तरफ से आ रहा है वो है शक्ति। उसके बारे में क्या सोचती हैं? शक्ति, आपने शक्ति शब्द बोला, मुझे लगता है मैं एनर्जाइज हो गई। ये उठ इतना जा। पावरफुल है, इतना पावरफुल है। वो बच्चे कहते हैं ना शक्तिमान, हे प्रभु मुझे शक्तिमान बना दो, या ईश्वर से भी हम यही प्रार्थना करते हैं। तो शक्ति एक ऐसी पावर है जो हमारे अंदर है, पर कभी कभी लगता है इसको ट्रिगर करना पड़ता है, तो ये शायद शक्ति शब्द कर देता है। जी, Amazing. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नवीन जी, अरुणा जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा अरुणा जी ने बताया, बहुत बढ़िया। हाँ, आपको आपने बहुत बहुत शानदार रिस्पॉन्स दिया आपने। नहीं, और केवल आपने अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं बताई है, बल्कि आपने हमारे दिलो दिमाग में भी अपने शब्दों की शक्ति और इन छोटे छोटे से शब्दों पर अपनी जो क्रिया दी है, उसे हमारे लिए भी आपने एक प्रेरणा बनकर वो आई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। पता नहीं कितना कर पाई, चलिए थैंक यू। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया बताया है। उन सारे हाँ। शब्दों ने हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार कर दिया है। एब्सोल्युटली। और मैडम जी, ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड में भी है, और टीजीवी हिंदी में आपको फिर से स्वागत है, और आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज का मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका गाइडिंग वॉइस कौन है, आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? मुझे लगता है कि मेरा मार्गदर्शक मेरे अंदर ही बैठा है, मेरे अपनी अंदर की प्रेरणा, जो मुझे रुलाता भी है कभी कभी, पर फिर रुला के ये भी कहता है कि देखो हारना नहीं है। और एक डिटर्मिनेशन जो मुझे लगती है, जो मेरे में, मुझे लगता है कि मेरी एक क्वालिटी है कि अगर मैं कोई चीज़ ले लेती हूँ हाथ में, तो जब तक मैं उसको किसी किनारे या सीधे नहीं लगाती ना, तब तक उसके पीछे लगी रहती हूँ। वो चाहे छोटी सी चीज़ हो, चाहे लेखन हो, चाहे ऑफिस में कोई कमिटमेंट हो, किसी के लिए कुछ करना हो, या अपने लिए भी कुछ करना हो। अपने लिए कुछ करना हो तो शायद कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, इतना सीरियसली नहीं लेती। ये मुझे लगता है कि मेरा एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स है। और साथ में जो पेरेंट्स ने जो संस्कार दिए हुए हैं, जो अपने उनके आधार पे जो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, सिद्धांत बनाए हुए हैं लाइफ में, वो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं साथ दे रहे हैं इसलिए कहूँगी, मुझे याद आ रहा है 1972 में मैंने जब MSc पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स में किया था, उसके बाद जॉब लगी थी। तो जॉब एक स्कूल में लगी थी, आई वाज सीनियर टीचर फिजिक्स के। तो गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें सारे टीचर्स जेंट्स थे, मैं अकेली ही एक छुटकी सी लेडी थी। मुझे कहा गया था सलवार कमीज पहन के नहीं आना, नहीं तो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। तो बड़ा सीरियसली लिया जॉब को। तो स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा इम्प्रेस हुए। तो दूसरे टीचर्स बोले, मैडम आप सिद्धांतवादी इतनी बनी हुई है ना, इसलिए क्योंकि नई है, अभी कुछ सालों में देखना आप कुछ और होगी। तो मैंने उनसे तब कहा था कि समय बताएगा। और मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आफ्टर 45 years ऑफ सर्विस, जहाँ मैं टीचिंग एक स्कूल टीचर से
आगे बढ़ के काफ़ी सीनियर पोजीशन में रिटायर हुई। मेरे फेयरवेल पार्टी में मेरे जो हेड थे उन्होंने यही सेंटेंस रिपीट किया कि इसके अपने सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों पर ये हमेशा टिकी रहती है। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरी वॉइस थी, मेरी जो इनर स्ट्रेंथ थी, गाइडिंग वॉइस थी, उसने मेरा साथ दिया और शायद अभी भी दे रही है। जी अरुणा जी, आपके साथ जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपके जीवन की जो यात्रा चल रही है उसकी एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ हमसफर बनकर उसकी सैर कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई और सुखद पल जो उस जीवन यात्रा का हो और हम उसमें झांकना चाहेंगे, हम उसे देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे आपके मुख से। बचपन तो बहुत अच्छा बीता ही था, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। पापा पढ़ने के लिए मम्मी कभी फोर्स नहीं करते थे। पापा शायद कभी कभी किताब बंदी कर देते कि बेटा बहुत हो गया। परंतु जब कॉलेज लाइफ में आए तो पेरेंट्स की नो सुनने की आदत डालनी पड़ी। नो गुलशन नंदा, नो गोइंग टू मूवीज विथ फ्रेंड्स। तुम्हें जो किताब पढ़नी है मैं बताता हूँ वो पढ़ना। तो बहुत नॉवेल्स ला के देते थे पापा, अमृता प्रीतम, प्रेमचंद और सब। मूवीज भी दिखाई पर दोस्त सहेलियों के साथ नहीं जाना। पर साथ ही साथ हमें उन्होंने इंडिपेंडेंटली मूव करने की भी आदत डाली। मुझे याद है मैं 10वीं 11वीं में पढ़ती थी, पापा ने मुझे अकेले पंजाब भेजा। मम्मी ने कहा भी क्यों भेज रहे हो, कहते नहीं आदत पड़नी चाहिए। और एक छोटी सी घटना है, एनसीसी में मैं थी तो 26 जनवरी की परेड के बाद आ रही थी तो किसी लड़के ने मेरे सिर की टोपी जो है साइकिल से जाते हुए उड़ा दी। मैं उसके पीछे भाग ली। मेरी फ्रेंड जो है पापा के घर पे आई कि वो अरुणा तो भाग ली उसके लड़के के पीछे। पापा कहते चुप हो, कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगी। इतना एक विश्वास था उनमें हम कि वो अपनी टोपी लेके ही आएगी। वो जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया ना, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी। सुखद पल तो बहुत हुए, मतलब पढ़ाई की, मतलब राजस्थान में रहते हुए उन दिनों राजस्थान में थे। एमएससी के लिए पापा ने हॉस्टल में जाने दिया। फिर इंडिपेंडेंस जो आई विद इन द लिमिट्स ऑफ जो हमारे घर के अपने संस्कार थे, तो एक बहुत अच्छे पल थे वो, खुशी के। अच्छे मार्क्स लेके पास हुई। फिर शादी हुई। शादी तो बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव था ही। अरेंज्ड मैरिज थी, जानते नहीं थे एक दूसरे को, थोड़े ऑपोजिट भी थे बाय नेचर। परंतु उस कहते हैं ना कि वो ऑपोजिशन में भी एक अलग तरह का सुख होता है जब आप तालमेल बिठा के चलते हैं तो संतुलन बना रहता है। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही, मैं तो सुलझे हुए इंसान थे। मैं इतनी सुलझी हुई नहीं थी क्योंकि मेरा बचपन इतना टफ नहीं रहा था, उनका टफ रहा था। तो उनके जिसमें परफेक्शन ज़्यादा थी, मैं थोड़ा मस्ती वाले उसमें रहती थी। परंतु हम दोनों ने मिलजुल के सब कुछ निभाया। वो बहुत सुखद पल थे। बच्चे हैं मेरे 2, वो भी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। बस चलता रहा। फिर उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। सबसे बड़ा उतार तो यही आया कि वो अचानक कोरोना के चपेट में आ गए, तो बहुत दुखद पल था। वो भी इसलिए भी कि उस काल में कोई था नहीं कि जिसके मैं कंधे पे सिर रख के अपना दुख शेयर कर पाती। पर वर्चुअली सबने बहुत हेल्प किया और सबसे बड़ी हेल्प तो मेरे को लेखनी ने मेरी दी। सो मैं उससे उभर पाई, बच्चों से जुड़ी, कुछ ब्लाइंड गर्ल्स को पढ़ाना शुरू किया, 1-2 और इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने फिर उभार दिया मुझे। ये है छोटी सी जीवन का था। अरुणा जी, एक बात कहूंगी, आपने बीच में कहा कि मैं इतनी सुलझी हुई नहीं हूँ, लेकिन आपके व्यक्तित्व को जितना हम आज जान रहे हैं इस मंच के माध्यम से, आप उतनी उलझी हुई भी नहीं है।
हाँ, मैं तो और अरुणा मैडम, आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बता दीजिए। सक्सेस मंत्र सक्सेस मंत्र ये है कि मैं, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं कुछ करने के को जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो उस पे अटकी रहती हूँ, करके ही छोड़ती हूँ। परंतु जब मुझे समझौता करना होता है या सामंजस्य लाना होता है तो मैं एक वो लेट गो वाली स्टेट में आ जाती हूँ। कभी हमारी आपस में भी मियाँ बीवी की भी नोक झोंक होती थी, तो लेट गो, एंड लेट गो डजंट मीन कि आपने सरेंडर कर लिया। लेट गो डजंट मीन कि आप हार मान गए। लेट गो है कि दूसरे व्यक्ति को भी सोचने का समय दो। अपनी बात कहने के लिए जल्दी नहीं करो। और ये होता था, और ये चीज वो भी अप्लाई करते थे। इट्स नॉट मैं कि जो है ना, मुश्किलें तो आती हैं, विचारों में भेद भी आता ही है, वो चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हों, चाहे कोलीग्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, कुछ भी सब में आता है। तो अगर आप क्लैश के उसमें आ गए तो अंत नहीं है, परंतु अगर उस समय थोड़ा सा विड्रॉ कर जाओ और लेट गो बोल दो, तो वो जो लेट गो जो होता है ना, दूसरे व्यक्ति को सोचने का समय देता है। फिर आप उस गैप के बाद अगर बैठ के बात करोगे तो यू अचीव, क्योंकि आप वो झगड़े वाली बात से बच जाते हो। तो ये मुझे लगता है कि लेट गो एक मंत्र जो है, हालांकि ये इतना आसान नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि जब आप किसी चीज को लेट गो करना चाहते हो ना, तो उसके साथ एक लेट आउट जुड़ा हुआ है। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन लेट गो एंड लेट आउट। अगर आप लेट गो कर रहे हो अपने आप को सप्रेस करके, तब मुश्किल हो जाती है। तो लेट आउट कैसे करोगे? तो जो मैंने अपनाया, कभी कभी तो मैं डायरी लिखती थी। डायरी ऐसे लिखती थी कि लिखने के बाद 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसको फाड़ देती थी, उसको पढ़ना नहीं है दोबारा। जो आपका किसी के ऊपर गुस्सा आया हुआ है तो पंच करना है, जैसा होता है ना, कई बार पेन से पंच भी किए हुए मैंने डायरी के पन्ने। परंतु वो लेटिंग आउट हेल्प्स। मुझे याद है आप लोगों ने शायद पहले तो चलो, हाँ, वो जब भी मैट मूवी देखी होगी, उसमें शायद एक सीन आता है कि हीरो, नाम तो मैं भूल रही हूँ, वो जब इतना फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान है, तो उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है टॉयलेट में जाओ, तो ये जो फोटो है तुम्हारे हाथ में, उसको फाड़ के टॉयलेट में फेंक दे, यू विल फील रिलैक्स्ड, रिलीज्ड। और रोना कोई मुश्किल, मतलब इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट योर वीकनेस। रोने से भी आप अपने आप को बहुत हल्का करना, हमें हल्का करना है। लेट आउट करने के लिए, आई मीन लेट गो करने के लिए खुद को हल्का करना है। शेयरिंग कर लो किसी से। आपके अंदर की जो कुंठा है या आपके अंदर का जो दबाव जो आपको परेशान कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कर लो जो आगे पास ऑन ना करे, उसका तमाशा ना बनाए जी। तो लेट गो एक अच्छा मंत्र है लाइफ का, जो मुझे लगता है। जी अरुणा जी, एक बात और समझना चाहूंगी, जैसा कि जब आप बात कर रही हैं और हम आपकी बातों के जरिए समझ रहे हैं कि कितना अरसा हो गया जिस समय महिलाएं केवल गृहस्थी तक ही सीमित थी, घर तक सीमित थी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शादी, बच्चे, परिवार। उस समय तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश करना और वो दायित्व पुरुषों ने ही उठा रखा था। आप वहां पर आई, उस क्षेत्र में आपने एक तरीके से सेंध मारी है, तो वो कैसे संभव हुआ? जब हम आपकी बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सुधा मूर्ति भी याद आती है। तो और जब तो कंप्यूटर में कोई क्रांति नहीं थी, आप उस क्रांति को लेकर आ रही हैं, तकनीक को लेकर आ रही हैं। तो कला एक जगह थी, लेकिन आपने विज्ञान की तरफ, तकनीक की तरफ कदम बढ़ाए। उसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य तो खास नहीं, मैं कहूँगी संयोग है। संयोग इसलिए कि मेरे पापा, जब मेरी दादी शायद जब बीमार रही थी, तो उनको
प्रॉपर मेडिकल एड नहीं मिल पाई थी, तो मेरे पापा के मन में था कि अपने सबसे बड़े बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। अब डॉक्टर बनना था तो 10th में बायोलॉजी लेनी पड़नी थी। बायोलॉजी में पता चला कि वो मेंढक का जो डाइसेक्शन करना पड़ेगा वो मेरे को सूट नहीं किया। मैंने कहा नथिंग, मैं तो वो नहीं कर सकती। मैथ्स मुझे बहुत पसंद था। मैथ्स जैसे कहते हैं ना, उसमें मेरी वो जान अटकी थी, बहुत ही अच्छा लगता था। पर बीएससी में जो फाइनल ईयर में जो वाइवा होते हैं वो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आते हैं, वो लेते हैं। तो उन्होंने कहा आप तो वाइवा हुआ, शायद अच्छा ही हुआ होगा, तो बोले आप तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आके एमएससी फिजिक्स वहीं से करिएगा। तो पेरेंट्स ने सहयोग दिया, तो फिजिक्स में एमएससी कर ली। और उन दिनों कंप्यूटर तो मतलब था ही नहीं, कोई कोर्सेज ही नहीं थे कंप्यूटर्स में, लोग तो बहुत कम जानते थे। तो मेरे हस्बैंड ने शादी मेरे से इसीलिए की क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट थी। उनको सिर्फ एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। घर वालों की काफ़ी ऑपोजिशन के बाद भी उन्होंने कुछ रिश्ते रिजेक्ट कर दिए थे कि सिर्फ एजुकेशन एक क्राइटेरिया था। तो उनको आता था कंप्यूटर्स, तो उनसे थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान लिया। फोर्ट्रान को बोल के दिन थे वो, और मैं कंप्यूटर फील्ड में आ गई। और एक समय ऐसा भी था जब एमटेक्स इन कंप्यूटर्स बीटेक्स इन कंप्यूटर्स मेरे नीचे काम कर रहे थे, तो मैं उनको कहती थी कि देखो मैंने कंप्यूटर्स की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई, मेरे पास अनुभव है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो इन दोनों को मिलाना जरूरी होता है। आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए। वो हमारी बड़ी अच्छी टीमिंग हो गई थी। इतने सालों के बाद भी हम लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ उसी कारण से, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। और आई थिंक वो बहुत बड़ा सक्सेस का एक कारण था। अच्छा। और मैडम, लेखन कल्पना और यथार्थ से जुड़ा होता है और विज्ञान प्रश्न और खोज से जुड़ा होता है। आपकी दोनों दिशाओं में रुचि है और दोनों विषयों पर पकड़ है, ग्रिप भी है। सो इस अद्भुत शक्ति के पीछे का रहस्य हमारे साथ साझा कीजिए। मुझे लगता है लेखन और साइंस, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है? लेखन एक काल्पनिक, उसमें आप कुछ भी लिखना चाहते हो, अपनी कल्पना को आप शब्द देके वो कविता के रूप में या कहानी के रूप में या लेख के रूप में किसी भी तरह उतारते हो पेपर पे, आजकल तो कहूँगी कंप्यूटर पे। जो साइंस जो है वो भी कल्पना परंतु अंतर ये है कि साइंस जो उसने कल्पना की, जैसे आपने सुना होगा पहले स्टार वार्स मूवीज आती थी, उसमें जो कल्पना होती थी वो हमें बड़ा अजीब सा लगता था, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। महाभारत में या रामायण में एक पुष्पक विमान आया, उड़ रहा था, एक ये सब क्या थी? कल्पनाएं तो थी जो लिखित में आई। साइंस उन कल्पनाओं को पकड़ लेता है, उनको ये नहीं कहता कि झूठ है जब सच है, वो कहता है कि मैं तो इसको अपनी रीजनिंग के माध्यम से प्रूव करूंगा। अगर मेरी रीजनिंग से मेरे एक्सपेरिमेंट में वो प्रूव हो गई, उसको मैं मान लूंगा। नहीं प्रूव हुई तो मेरी एक्सपेरिमेंटेशन की कमी है या मेरी टेक्नोलॉजी यूज करने की कमी है, छोड़ूंगा नहीं, करता रहूंगा। और सच्ची बात ये है कि एक समय ऐसा आएगा, अभी तो साइंस ने तो बहुत बहुत कम एक्सप्लोर किया है, अभी भी बहुत सारी चीजें जो काल्पनिक हैं, एक समय आएगा वो सब काल्पनिक चीजें जो हैं साइंस प्रूव कर देगी। तो मुझे लगता है एक लॉजिकल थिंकिंग, एक मन में एक इच्छा कि मुझे लॉजिकल कंक्लूजन पे आना है। हम जब लेखन भी करते हैं ना, कल्पना से चल के हम कोशिश करते हैं कि हम एक लॉजिकल लाइन पे आ जाए, उससे कुछ सीख लें। वही फंडा जो है साइंस में भी अप्लाई होता है, शायद इसलिए दोनों साथ चल पड़ा है।
मैं लेखन में साहित्यिक भाषा नहीं यूज करती हूँ, मुझे वो आती भी नहीं, ना डिफरेंस पता है कि छंद और कुंडलिनी और उसमें क्या डिफरेंस होता है। एक साधारण जो ऑब्जर्व करती हूँ उसको उसी शब्दों में लिखती हूँ, इसलिए जुड़ाव हो गया शायद। अरुणा जी, आपसे बात करते करते एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, जो आपके पिछले उत्तर से जुड़ा हुआ है। जब आपने उस समय में जो शिक्षा प्राप्त की है, तो आप बहुत सारी महिलाओं के लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए, उस समाज की और उस समय की आप प्रेरणा भी बनी होंगी। बहुत सारे माता पिताओं ने, जैसे आपके पिता ने आपको आगे बढ़ाया, वैसे बहुत सारे माता पिता की भी कोशिश रही होगी कि जैसे अरुणा आगे बढ़ी है, जब उसे आगे बढ़ाया उसके पिता ने, तो हम भी उसको देखकर आगे बढ़े। क्या ऐसा हुआ था? हाँ, मैं तो कहूँगी हुआ था, क्योंकि मैं अपने ननिहाल में और दाद के परिवार में पहली लड़की थी जिसको इतनी ऊंची शिक्षा मिली। और मेरे बाद तो परिवार में बहुत लड़कियों, किसी को रोका नहीं गया शायद, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया था। तो उसके बाद जो हमारा अपना सोशल सर्कल था उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सभी लोग समझते थे कि एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। पर हाँ, एक जो मैंने प्रेरणा, मैं कहूँगी कि जब मैं जॉब के लिए जाती थी स्पेशली, हाँ, मैं प्रेरणा की बात पे मुझे एक बात याद आई। जब हम लोग कल्पाकम में थे, मद्रास में एटॉमिक पावर स्टेशन में, मैं कंप्यूटर सेक्शन इंचार्ज थी, तो मैं ही एक हमारे नॉर्थ इंडियन ग्रुप में महिला थी जो ऑफिस जाती थी, बाकी महिलाएं तो घर में ही रहती थी। तो मेरी बेटी कभी कभी कहती थी, क्या मम्मी आप ही जाते हो, कोई और आंटी तो जाती नहीं है। पर तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि उनको भी महसूस हो रहा है कि जॉब करना जरूरी है। तो उनमें से कईयों ने शुरू कर दिया, उनको जो मिल सकता था उन्होंने किया, टीचिंग में गई। तो मुझे लगा वो चेंज आया, जो कि शायद मैंने उस समय में मेरी मैरिज 73 में हुई थी, तो जो मैंने शुरुआत की थी उसका प्रभाव तो हुआ ही था। महिलाएं केवल साक्षर नहीं रही, उन्होंने केवल अक्षर ज्ञान तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि वो शिक्षित भी हो गई थी और आपसे प्रेरणा लेकर। ये वास्तव में बहुत ही खूबसूरत बात है, और इस बात पर तो हमें और नवीन जी को तालियां बजानी चाहिए कि आप उस दशक की महिलाओं के लिए प्रेरणा रही है, जब महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। हाँ, मुझे इंजीनियरिंग में भी मिल गया था एडमिशन, बिरला पिलानी में, जो कि आजकल काफी प्रेस्टीजियस, पर पापा ने भेजा नहीं, वहाँ थोड़ा सा पीछे हट गए थे, नहीं लड़कियों को इंजीनियरिंग नहीं करानी। परंतु मैंने उसको कंपनसेट कर दिया पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में करके। नहीं, आपने फिजिक्स में करके बहुत अच्छा किया, और वो थ्योरी भी जब आई थी कि कण कण में भगवान है, इस थ्योरी ने जब परिणाम भी आया और प्रमाण भी हुआ, तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा खुशी किसी को हुई भी नहीं होगी। नहीं, अब जो है, क्योंकि अब समय के साथ थोड़ा मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जोड़ने का मौका मिला है, तो ये जो ड्युअलिटी की बात करते हैं, क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, मैटर एंड एनर्जी, इनमें दो स्टेट्स की बात करते हैं, तो क्योंकि मैंने फिजिक्स की हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं शायद स्पिरिचुअलिटी को भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। अच्छा। जो मुझे जो महसूस होता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और बिना ड्युअलिटी के तो आगे चल ही नहीं सकती है, वो ज्यादा अच्छी तरह समझ पा रही हूँ क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में फिजिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और अरुणा जी, आगे बढ़ते हैं। जीवन के जिस पड़ाव पर आम व्यक्ति रिटायर होकर आराम की सोचते हैं, आपने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और शुरुआत कर दी अंधकार में प्रकाश प्रज्वलन की। यह एक संयोग था या सोच समझकर लिया गया निर्णय? आप इसके बारे में भी बता दीजिए। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगी कि ये बोझ, कंधे पे बोझ नहीं लिया है। और दूसरी बात, इन बच्चियों ने ही मुझे अंधेरे से उजाले की ओर
जानने के लिए मैं तो कहूँगी मेरी उंगली पकड़ी है। जो उनसे मुझे प्रेरणा मिली है ना, दिस ब्लाइंड गर्ल्स, मैं इनसे 2021 से जुड़ी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ के कुछ महीने के बाद से ही। तो मैंने ये देखा कि वो तो कोई नहीं रोती, कोई नहीं कहती मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जो उनकी जो पावर है ना, आप कितना भी करते रहो, बच्चों के लिए करो, सोसाइटी के लिए करो, बड़े लोगों से मिलो जुलो, अपने आप को समझो कि मैं बड़ी एनलाइटन, इवन मंदिर में जाओ, आप सोचो कि मैं तो भगवान की भक्ति में डूब गई, परंतु जो भक्ति और जो डूबना है ना, वो इन लोगों के साथ है। जब हम देखते हैं कि इतने ये लोग ताकतवर हैं, इतनी एनर्जाइज हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये मेरे कर्मों का फल है या मुझे ऐसा क्यों होता है। तो मैं तो कहती हूँ कि जब भी हमें कहीं भी ऐसा मौका मिले इन लोगों के साथ जुड़ के चलने का, तो हमें जरूर उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वी आर प्रिविलेज्ड, इट्स नॉट, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो लेस प्रिविलेज्ड है। मैं तो कहूँगी उनके कारण हम प्रिविलेज्ड हैं। ये आपने एक तरीके से देखा जाए तो जीवन का एक सबक जो है वो हमको भी सिखा दिया है आपने कि वास्तव में वो कंधे एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा सौभाग्य है। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे जुड़ पाए और हमें उन्होंने एक अवसर दिया है। और मतलब हमने उनके जीवन में प्रकाश नहीं डाला है, उन्होंने हमारे जीवन को प्रकाशमय कर दिया है। मैं तो एक बात और कहूँगी, देखो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, तो ऑनलाइन में कोई आप यू कैन नॉट इमोशनल एक्सचेंज, यहाँ एक होता है ना टच वाला अनुभव तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, परंतु जब जिस अंदर की से उठ के मेरे से बात करती है ना, मैम आप हमारी माँ हो, तो मैं कहती हूँ, जब मैं जाती हूँ उनके इंस्टीट्यूट में दिल्ली में, जब भी मैं वहाँ होती हूँ, मैं जरूर जाती हूँ, हॉल लग जाती है उन, इतना प्यार देती हैं, इतना प्यार देती हैं, इतना प्यार देती हैं कि मैं कहती हूँ ईश्वर की इतनी कृपा है। मैं तो अब ये कहती हूँ कि जो अभी मेरी कल्पना क्या है कि उनको हम किसी भी तरीके से इनकैपेबल नहीं माने, दे आर कैपेबल। हम लोग इंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो विजुअली इम्पेयर्ड किसी भी तरह से इनकैपेबल नहीं है। तो ये जो हमारे लिए जो अब सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है ना, कि ये रिफॉर्म लाना है कि हमारे दिमाग सही होए, कि हम इनको कमजोर नहीं समझें। और जो टच की बात आप कह रही हैं, बेशक निसंदेह आप शारीरिक रूप से उनसे नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन अरुणा जी जिस तरीके से आप उनसे जुड़ी हुई है ना, उसे मार्मिक स्पर्श कहते हैं। हाँ सही, बहुत सही कहा आपने। और एक और बात बताऊं, पता नहीं मैं कैसे मुझे याद आ गया कि मैं ट्रेन में जाती थी, ट्रैवल करती थी, हालांकि मैं सरकारी गाड़ी मिल सकती थी, पर मेरी कोशिश होती थी ट्रेन में, जिनको मैंने एक बार लिखा भी है एक आर्टिकल उस पर, अपने लोग। बहुत भीड़ होती थी, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती थी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था उसमें मिंगल होने में, पर जब मैं जुड़ी, जो लड़कियां हैं ना, तब तक हम थोड़ी प्रौढ़ अवस्था में आ गए थे क्योंकि बेटी की शादी हो गई थी। ये जो लड़कियां, यंग गर्ल्स जो जॉब में जाती हैं, स्ट्रगल करती हैं, वो मेरे पास आके कभी बैठ जाती थी, हाथ पकड़ लेती थी, मैम। मैं कहती थी बोलो, उनके में एक चेहरा देख के लगता था कि कुछ शेयर करना चाहती हैं। मैम ये हमारी समस्या है। मैं कहती थी बेटा देखो, मैं तुम्हारी समस्या का तो हल नहीं कर सकती हूँ, तो कहते हैं आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, हमें माँ वाली फीलिंग आ जाती है। तो शायद ये भी एक ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे माँ तो पता नहीं कितने लोगों ने क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, ये वो जाने, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। अरुणा जी आपने एक पुस्तक भी लिखी है। हाँ जी। और मुझे आपकी पुस्तक के कुछ बिंदुओं को
कुछ लेखों को, कुछ कविताओं को पढ़ने का मौका भी मिला है। मैंने उसमें जो ध्यान दिया और जो मुझे जो अनुभव हुआ उसमें ये देखा कि जीवन की जिन बातों पर कोई सोचता भी नहीं है, जिन पहलुओं पर कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता है, वो छोटी छोटी सी बातें, जैसे एक लंच बॉक्स देखा जाए रोजमर्रा का काम है, दिनचर्या का एक हिस्सा है। आपने उन बिंदुओं को उठाकर और उनको प्रमुख, उनको महत्वपूर्ण तरीके से पकड़ा है और उसके इर्द गिर्द आपका लेखन चला है और वहीं से जीवन के मोती निकल कर आए हैं कि वो वास्तव में वो छोटी छोटी सी घटनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो जिन पहलुओं पर कोई दृष्टिपात भी नहीं करता, तो आपकी दृष्टि, आपकी नजर वहां तक कैसे पहुंच जाती है? मैं इसको ही लेके चलती हूँ अपने लंच। एक्चुअली ये लंच ब्रेक है, कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। हम लोगों के मन में एक ओपिनियन बनी हुई है कि अरे लंच ब्रेक होता है, लोग इतना इतना टाइम लंच ब्रेक में लगाते हैं, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आजकल के बच्चों को पूछो ना, जो आजकल ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑफिस में भी कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, तो लंच ब्रेक उनको समझ नहीं आता है। दे सिंपली से सरकारी नौकरी में थे ना, इसलिए लंच ब्रेक मिल जाता था, मस्ती मारते होगे। परंतु मैंने उसी चीज को पकड़ के मैंने अपने लंच ब्रेक को याद किया कि वो लंच ब्रेक छोटा सा होता था। हम मल्टी टेक्निकल लोग थे, काफी बिजी रहते थे, जिम्मेदारियां काफी थी हम लोगों के आपस में। टेक्निकल फील्ड में होने के कारण हम आपस में महिलाएं जो हैं, वैसे भी हम लोग टेक्निकली लड़ाई झगड़े भी करते थे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी। परंतु जब लंच रूम में एक नियम हमने बनाया हुआ था, हम लोग 5-6 महिलाएं थी, कि कुछ भी हो लंच ब्रेक के लिए एक कमरे में असेंबल होना ही है। तो 15-20 मिनट का टाइम हमारे पास होता था। वो जो सौंधी सौंधी खुशबू होती थी ना सबके डब्बों की से निकलती थी, वो हम अपना खाना खाने के बजाय एक दूसरे का खाना खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते थे। उस समय अपनी घर गृहस्थी की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते थे, शेयर कर लेते थे और कभी कभी हल भी मिल जाते थे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल एक तरफ रख के वो जो ब्रेक था ना, वो इतना एनर्जाइज हमें कर देता था। और मैं ये कहती हूँ कि वो ब्रेक की जो बॉन्डिंग थी, मुझे रिटायर हुए कितने साल हो गए हैं, 2010 में रिटायर हुई थी, 16 साल तो हो गए। 16 साल वो ब्रेक जो है ना, बॉन्डिंग अभी भी याद करते हैं। और जस्ट इंसिडेंटली आज ही शायद हमारी एक और फ्रेंड कोलीग जो है वो रिटायर हुई है, तो उसके रिटायरमेंट मैसेजेस जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें वो लंच ब्रेक की बात वो भी कर गई। मैंने कहा देखो इतनी बड़ी बॉन्डिंग थी। तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि अरे भाई, तुम थोड़ी कम से कम खाने के स्वाद के लिए तो निकला। वो स्वाद क्या है, उन्होंने तो एक तरफ तो खा रहे हैं, एक तरफ टीवी पे उस पे स्क्रीन पे हैं, तो कहाँ से बॉन्डिंग होगी? ना कोलीग्स के साथ बॉन्डिंग होगी, ना घर वालों के साथ बॉन्डिंग होगी। तो लंच ब्रेक इज एसेंशियल, डेफिनेटली ब्रेक, इट गिव्स यू अ ब्रेक। उसके बाद फिर हम चल पड़ते थे अपने काम पे। ये तो एक केवल उदाहरण था, इसके अलावा भी मैंने आपके जब लेखन को पढ़ा है तो आपके लेखन में वो सारी घटनाएं बहुत छोटी छोटी सी जो रोजमर्रा की हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन दृष्टि जो है, पैनी दृष्टि, उसके दृष्टिपात आपने ही किया है उन पर और उसको लेकर आपने अपने लेखन में शामिल किया है। नवीन जी, अभी हम अरुणा जी को छोड़ने नहीं वाले हैं, तो आप भी अपने जो प्रश्नों की बौछार है वो करते रहिए साथ साथ। संध्या, मैं एक और छोटे से लेखन के बारे में बात करूंगी। हाँ। मैंने इस के लिए और भी दो रोटी, मेरा एक नियम था कि जब मैं ऑफिस जाती थी तो साथ में डब्बे में फ्रेश 2 रोटी और सब्जी पैक करके लेके जाती थी। छोटे सा एक्शन था, परंतु इसने मुझे जिंदगी में इतना कुछ सिखाया। जब आप किसी को 2 रोटी दोगे तो मेरा एक नियम था, मैं पूछ कर देती थी कि आप लोगे? तो कोई तो होते थे, तैयार होते थे कि हाँ दो। मैं कोशिश तो यही होती थी कि जो जिसको देना चाहिए उसी को पूछूं, उसी को ही पूछती थी, पर फिर भी मैं पूछती थी।
तो उसमें मुझे कोई कहता था दो, कोई कहता था और दो, कोई कहता था मुझे नहीं चाहिए। एक उनका अपना एक ज़मीर होता था। तो उसमें जो उनके जो चेहरों के भाव जो होते थे ना, उनसे मैं बहुत कुछ पढ़ती थी, बहुत कुछ सीखती थी। तो छोटे छोटे एक्शंस ने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया जीवन में। और उनका राइटिंग्स के एक स्टैंड आउट लेसन जो आज के श्रेष्ठ 20 साल की जो आदमी व्यक्ति है आज रात ही अप्लाई कर सकते हैं, जो एनीथिंग फ्रॉम योर स्टैंड आउट लेसन फ्रॉम राइटिंग्स। स्टैंड आउट लेसन फ्रॉम राइटिंग्स, मैं ये देना चाहूंगी कि वो भी मुझे कैसे आया था। मैं जब बच्चों को पढ़ा रही थी कि यूसेज ऑफ कॉमाज, सेमी कॉमाज, फुल स्टॉप, कोष्टक, अनुच्छेद, जिसको क्या कहते हैं, पैराग्राफ, है ना। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं बच्चे आजकल के। प्रेशर बहुत है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। अगर ये लोग थोड़ा सा ये अप्लाई करना सीख लेना अपनी लाइफ में कि कहाँ पे हमें पॉज देना है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप देना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है, किसको क्वेश्चन करना है, अगर ये चीजें अप्लाई करेंगे ना, तो जो घड़ी की सुई इतनी तेजी से भाग रही है, उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। जब ठहराव आ जाएगा ना, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल जो है अपने आप कम होना शुरू होगा। तो ये पॉज देना मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है। तो पहली बात तो ये कहूँगी। दूसरा मैं कहूँगी कि रिश्तों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो अरे भाई, जब आप रात को सोने लगे हो, थोड़ा सा पॉज वहां दे दो कि मैंने दिन भर में क्या किया, अपने लिए ही किया या किसी और के लिए भी कुछ किया। तो जब आपका अंदर का ज़मीर कुरेदा जाता है ना खुद से ही, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं। एंड रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये मैं सोचती हूँ कि उनको सोचना चाहिए। अच्छी बात जी। और अब हम दो विकल्पों की दुनिया में ले चले नवीन जी, या आप उससे पहले और कुछ प्रश्न मुझे और एक क्वेश्चन है। ये स्पेशली एबल्ड बच्चों को सिखाते हुए एक स्टूडेंट की कहानी जिसने आपको ही बदल दिया, आप उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, मैं सुनाती हूँ कहानी। बहुत छोटी सी करके सुनाऊंगी, थोड़ी वैसे तो लंबी थी। कि एक ब्लाइंड लड़की को जब क्लास में उसने कहा कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि कोर्ट में जाना है। तो मैंने पूछा, भाई कोर्ट में क्यों जाना है? तो उसने अपनी कहानी बताई कि उसकी शादी हो गई थी, शादी के बाद बेटी हुई जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी फैमिली को। उसको इतना मारा गया कि उसके दिमाग में चोट लग गई और उसके कारण वो अंधी हो गई। अच्छा। तो उस कोर्ट में जाना था और 2-4 दिन के बाद वापस आई तो बोली कि कोर्ट में तो फैसला नहीं हुआ क्योंकि अगली डेट लग गई। ये जो है ना कोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट डेट, अगली तारीख। तो चांस की बात है, उसके बाद वो लड़की बीमार हो गई और ज़्यादा ही बुखार हो गया, कुछ हो गया, एंड शी डाइड। बहुत दुखदाई था। तो मुझे लगता था कि उसकी माँ फिर एक दिन हमारे से कांटेक्ट करने लगी, मेरे से टच में हुई कि मैडम मेरी लड़की तो चली गई परंतु मुझे उसके लिए, न्याय के लिए लड़ना है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। 10 साल तक वो लोग लड़े थे। तो अब मुझे लगा कि ये लेट गो अप्रोच यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पे जस्टिस के लिए लड़ना है। क्योंकि लेट गो जो है ना, वो आपके सिद्धांतों के दायरे के अंदर ही लगाना है। जहाँ लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है वहाँ लेट गो नहीं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ किया जा सके। हालांकि क्योंकि मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है जुडिशरी सिस्टम का, तो हम लोग मिलजुल के कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसको कम से कम दुनिया से जाने के बाद तो जस्टिस मिल जाए। तो इट वाज बहुत अच्छी थी।
तो इसने बहुत प्रभावित किया मुझे भी। गॉट इट। और संध्या जी, अब समय आ चुका है रैपिड फायर राउंड नंबर 2 का। मैं कुछ प्रश्नों पूछूंगा, उसके बाद में आप चॉइसेस के बारे में पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चंस भी हम जी। अल्टरनेट कर सकते हैं। और मेरे तरफ से पहला सवाल आपको, अरुणा जी, अगर आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो अच्छा। वहाँ क्या कहेगा? बिलबोर्ड से मुझे याद आया, मैं एक बार हम शिकागो में जा रहे थे, तो वहां सिर्फ अच्छा। एक बिलबोर्ड था, उसमें मतलब कि देखा लिखा था, डिड यू प्रे टुडे। बहुत मतलब कि वो कहते हैं ना कि अंदर तक। तो मुझे जब वो याद आया तो मुझे लगा कि अगर मुझे बनाना होगा तो मैं लिखूंगी, चलते रहो मंजिल दूर नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा नॉटी सा क्वेश्चन, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मैं तो चलो मैं बोलती हूँ। देखो ऐसा है, किसी भी व्यक्ति के साथ जिसके साथ डेट पे जाना चाहते हो ना, उसको उसका अंदर उसका बाहर दोनों हमें पता होना चाहिए, है? राइट। तो सेलिब्रिटीज को नमन, कि उनको मैं ये नहीं कहूंगी कि उनमें कोई कमी है या क्या है, परंतु वो सामने क्या है पीछे क्या है थोड़ा डर लगता है। तो इसलिए किसके साथ जाना है, अब मुझे तो लगता है आई एम द बेस्ट पर्सन। मुझे अपने अरे साथ वाह। मैं अपना बहुत ही अंदर का डिप्लोमेटिक बाहर आंसर का। दिया आपने। नहीं, देखिए सेलिब्रिटी तो आप ही हैं, क्योंकि जब आप यहाँ आए हैं और आपको हमने ढूंढा है तो आप सेलिब्रिटी ही हैं। तो चलो और हाँ, और आगे बढ़ते हैं। मैडम, आप एक दिन के लिए डिक्टेटर यानी नियंता बन के ऐसे नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप एज ए डिक्टेटर? मैं तो ये कहूंगी कि आप जिसको भी मिलो ना, आप जानते हो या नहीं जानते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जस्ट से हेलो या नमस्ते या गुड मॉर्निंग, मुस्कुरा दो। दैट इज द नियम। कि आप ये नहीं कहो वो तो मैं तो उसे जानता नहीं, मैं कैसे बोलूं। तो ये एक्चुअली मैंने नोटिस किया था जब मैं बेटी के पास गई थी ना यूएस से, तो मैं जाती थी वॉक के लिए, तो मैंने देखा वहाँ वो है हैबिट उनकी, तो कहीं से ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो क्या हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और एक अच्छी से स्माइल देते हैं। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने अपनी बेटी से एक दिन शेयर किया, तो बोली मम्मी बस स्माइल तक ही रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। बस उसकी भी बात ठीक थी। फिर भी मैंने कहा कि क्या हर्जा है स्माइल देने में, ठीक है ना। तो वो नियम तो मुझे लगता है हमारे देश में बन जाना चाहिए। वहाँ ज्यादा इफेक्ट है, हमारे देश में ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम किसी का स्माइल देंगे तो शायद दिल से जुड़ेंगे भी, जो शायद वो कोई हर्जा नहीं है, स्माइल देने में हमारा दर्जा ही बढ़ जाता है। अपना हम ही बड़े हो जाते हैं ना, हम ही बड़े हो जाते हैं। राइट। और दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? रिसेंटली हालांकि मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, तो अच्छा। फिर भी एक देखी थी मैंने, याद आया। फिल्म का नाम था आउट हाउस। पता नहीं आप Out लोगों House, ने देखी है कि नहीं। शर्मिला टैगोर एज ग्रैंड मदर, और उसका ग्रैंड सन है, उनका डॉग खो जाता है, और उस डॉग को ढूंढने के चक्कर में वो कभी जेम्स बॉन्ड बनते हैं, अलग अलग इमेजिनेटिव चीजें करते हैं, और डॉग जिसके पास चला गया वो और भी महान बूढ़ा आदमी। तो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें क्या हुआ, एंटरटेनमेंट तो था ही, साथ में चाइल्ड साइकोलॉजी, बुजुर्गों की साइकोलॉजी, और हाउ टू डील विथ देयर प्रॉब्लम्स, ये भी डिस्कस किया गया था। और मुझे लगा कि मैं उसकी हीरोइन बनने के
लाइक इसलिए हूँ क्योंकि वो चंद्रलाल टैगोर को बताया गया कि वो कहानियाँ भी लिखती हैं बच्चों के लिए, कार्टून्स भी बनाती हैं एंड ऑल। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए भी ये काम कुछ कुछ करती हूँ। हम दोनों के जो हैं टीना एंड टोनी एडवेंचर्स करके हम लोग इमेजिनेशन में कहानियाँ बनाते हैं और उसके माध्यम से मैं उसको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बार तो हम वर्ल्ड टूर पे जाते हैं तो मैं उसे पहले ही कह देती हूँ भाई कहाँ जाना है कल, जिससे मैं थोड़ी रिसर्च कर लूँ और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ जाए। उसमें थोड़ा सस्पेंस भी होता है, थोड़ा थ्रिल भी होता है, तो शायद इसलिए मुझे लगा कि वो फिल्म की हीरोइन मैं बन सकती हूँ। अरे वाह वाह, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका छुपा हुआ हुनर, वन हिडन टैलेंट। सच बोलूं? हाँ। मैं फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। अरे वाह। आप चाहे कितना भी छुपा लो, आपके अंदर जो है क्या है ना, वो मैं चेहरे से जान जाती हूँ। अमेजिंग तो तो अमेजिंग। नवीन जी आज मैं और आप अरुणा जी की बिल्कुल पकड़ में आ गए हैं। रिपोर्ट आप इंटरव्यू के बाद दे सकते हैं आपका एनालिसिस। ये ठीक है। नहीं और मैडम कोई एक नियम जो आप हमेशा तोड़ देती है उसके बारे में बताइए। तोड़ देती हूँ। हाँ। एक नियम तो तोड़ती हूँ, वो ये है कि जब मुझे कभी गुस्सा आता है ना तो मैं कहती हूँ अब मैं बात नहीं करूंगी, और कुछ देर के बाद उसी नियम को खुद ही तोड़ देती हूँ। अरे वाह। डांट भी खाती हूँ, मैं चुप नहीं रह सकती, तो फिर भी करती हूँ। अच्छा, और दो ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं तो पता नहीं, मैं बदल पाई ये मैं बता सकती हूँ। अच्छा। हाँ, बदल पाई, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चे तो नहीं सुनते, पर बाहर के लोग जो होते हैं ना सुन लेते हैं शायद। मेरे नीचे एक लड़की काम करती थी अच्छा। ऑफिस में, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी सी। उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद ही जल्दी ही वो माँ भी बन गई। तो एक बार उसके हस्बैंड आए मेरे पास, बहुत परेशान, बहुत दुखी। कहते वो बच्चे को हाथ ही नहीं लगाती, बच्चे से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो बड़ी हैरानी की बात थी, तो इट वाज नॉट नेचुरल। तो मैंने उससे बात की, क्योंकि तब तो मैटरनिटी लीव पे ही थी, मैं उसके घर पे गई। मैंने कहा बेटे क्या बात? कहती मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने उसको बल्कि समझाया, प्यार से समझाया, अपने अनुभवों के साथ समझाया कि हाउ यू शुड मेंटेन बैलेंस एंड हाउ अपनी एक्सपेक्टेशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो जो समझाने का असर हुआ मैं कहती हूँ, उसके बाद तो वो बहुत मतलब अच्छी प्रोफेशनल, अच्छा मैनेज कर पाई थी। अभी रिसेंटली वो भी रिटायर हुई है, परंतु मुझे लगता है कि उसके जीवन में बदलाव लाने में मेरा जो उसके साथ जो सिटिंग्स दी थी उनका प्रभाव रहा। और एक और हमारे टेनेंट थे, यंग कपल विथ 2 उनके अपने बच्चे थे। तो नेचुरली उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में एक गैप था ना, तो पेशेंस कम होती है। तो उसको भी हमने पेशेंटली दोनों हस्बैंड वाइफ को समझा के एक जो बॉन्ड बननी चाहिए थी वो बनवाई। और हमें लगता था उसमें ज़्यादा कसूर वो लड़की का ही था, क्योंकि उसमें पेशेंस कम थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। तो इसलिए उसको भी प्यार से समझाया। और बहुत देर से वो तो चले गए थे कुछ सालों के बाद वहाँ से, परंतु वो जुड़ाव जो है माँ बेटी का वो अभी भी बना हुआ है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ये दो लोगों में चेंज तो कोशिश की थी लाने की। बहुत बढ़िया। राइट। और दूसरा सवाल, ये रैपिड फायर राउंड में मेरे तरफ से आखिरी सवाल है
जीवन के इस पड़ाव पर आपने वर्तमान जीवन में क्या पाया और क्या खोया, इसका वर्णन कीजिए। क्या पाया? पाया तो बहुत कुछ। हम्म, मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि जीवन में तो उतार चढ़ाव सबके ही जीवन में आते हैं, मेरे जीवन में भी आए हैं। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, चलते चलते, कहते हैं ना कि अपना पास्ट, तो बहुत सारे बिखरे मोती दिखाई दिए। शायद मेरे एक इसी कारण शायद जो मैंने बुक पब्लिश हुई है उसका नाम ही भावनाओं के संचित मोती रखा है। वो मोती कुछ काले, कुछ मतलब धुंधले से दिखाई दिए, पर जब उनको तराशा, उनको अंदर से झांका कि उनके साथ जो भावनाएं जुड़ी थी, उनके साथ जो लोग जुड़े थे, उनके साथ जो परिस्थितियां जुड़ी थी, उनको समझने की कोशिश करने में मुझे लगा मैं बहुत मैच्योर हो गई। अब मुझे लगता है कि मैं लाइफ सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है मेरी उपलब्धि है, क्योंकि मैंने मंथन किया। मंथन करना जरूरी होता है, तभी आप तराश सकते हो। और जो खोया, मुझे लगता है शायद कुछ समय मैंने वेस्ट किया फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में, फालतू की एक्सपेक्टेशंस में, या शायद कभी कभी मैं कहूँगी कि लेजीनेस तो इतनी नहीं रहती थी, पर फिर भी कुछ समय तो जरूर मैं आई कुड हैव यूज्ड मोर इफेक्टिवली जो मेरे पास समय का खजाना था। तो उसमें तो मुझे लगता है कि और बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, हो सकता था। तो ये दो चीजें मुझे लगता है। और संध्या जी, over to आपकी you. इस बात से तो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ नवीन जी, कि वास्तव में जैसा मैडम ने बोला है ना कि समय जो था वो खोया, उसका दुख है। तो अब हमारे पास जो समय है उसको हम भी बचा कर रख लें। बिल्कुल। और फिलहाल जो समय हो रहा है ना नवीन जी, फिलहाल जो समय है, अरुणा जी को हम दुविधा में डालने वाले अरे हैं। बाप। हम दो विकल्प देंगे, हाँ, फिर से दो परीक्षा, राहें पर फिर से चलेंगे। परीक्षा। आपको उसमें से एक विकल्प जो है वो अच्छा। चुनना है, हम्म, और एक लाइन में बहुत संक्षिप्त सा उत्तर ये भी दे दीजिए कि आपने ये विकल्प इसी को क्यों चुना, ओके, कौन सी आपकी पसंद है, ठीक है। रामायण या गीता? पसंद तो दोनों है, परंतु मैं गीता को चुनूंगी, क्योंकि रामायण ने रिश्तों को निभाते हुए चलने का बताया, गीता ने अपने कर्तव्य पे ज्यादा जोर दिया है। और रिश्तों को कम जोर दिया। तो मुझे लगता है कर्तव्य बहुत बड़ी चीज है जो हमें निभानी चाहिए, तो इसलिए मैं गीता को रेफर करूंगी। इतिहास या भविष्य? देखो, इतिहास सिर्फ सीखने के लिए जरूरी है, जैसे मैंने कहा ना कि मोती तराशने तक के लिए तो ठीक है, परंतु उनका यूज तो तभी कर सकते हो ना जब आप भविष्य की कल्पना करेंगे। आप कुछ सोचेंगे कि ये मेरा टारगेट है, मुझे वहां पहुंचने के लिए इस अनुभव को लेके चलना है। तो अगर भविष्य नहीं होगा तो आप तो रुक जाओगे, उस ज्ञान का क्या करोगे, उस अनुभव के जो सीखा उसका क्या करोगे। तो मुझे लगता है कि भविष्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन से ऐतिहासिक चरित्र ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है, कौन से ऐतिहासिक पात्र ने, सीता या द्रौपदी? हाँ, दोनों ने सफर तो किया, परंतु सफरिंग दोनों की अलग अलग थी। सीता ने जब सफर किया तो उसको बहुत सारे लोगों का साथ मिला, मैं कहूंगी। द्रौपदी की सफरिंग ज्यादा थी, उसने सफरिंग के साथ विरोध किया, और उस विरोध के चक्कर में ही महाभारत हुई। तो मुझे लगता है कि कभी कभी अच्छी चीज को आगे आने के लिए बुराई को मारना पड़ता है, तो द्रौपदी ने वो रोल किया, तो इसलिए मैं द्रौपदी को प्रेफर करूंगी। जी, जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए संघर्ष ज्यादा जरूरी है या सुविधाएं? सुविधाएं तो कभी पहुंचाएंगी नहीं आपको कहीं पे, संघर्ष ही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है या ऊर्जा देता है। तो डेफिनेटली संघर्ष। अच्छा, शिकायत या शुक्राना? शिकायत करोगे तो मरोगे, शुक्राना करोगे तो आगे बढ़ोगे।
शुक्राना सबका करना है, चाहे किसी ने आपका साथ दिया हो चाहे ना दिया हो, परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो। अच्छी है तो बहुत बढ़िया, खराब है तो उससे सीख लिया, इसलिए सबका शुक्राना करना जरूरी है। तो मैं तो शुक्राना ही बोलूंगी। रिश्तेदार या दोस्त? आज थोड़ा डिफिकल्ट है। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि रिश्ते निभाओ और रिश्तों में दोस्ती बना लो ना। रिश्तेदारों को ही अपना दोस्त बना के, जैसे दोस्तों में कोई क्या फर्क है, गिव एंड टेक नहीं होता है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती हैं। तो यही अगर हम रिश्तों में भी निभा लें कि मिनिमम गिव एंड टेक जितनी एसेंशियल है बस उतनी ही, तो आपके रिश्ते, आपका बेटा दोस्त बन जाएगा, आपका हस्बैंड दोस्त बन जाएगा, आपका ग्रैंड चाइल्ड दोस्त बन जाएगा। तो दोस्ती उन्हीं में ढूंढ लो ना। तो इसलिए मैं रिश्तों को प्रेफरेंस दूंगी। रिश्तों में दोस्ती और दोस्ती में हाँ, रिश्ता अगर ढूंढ हाँ, लिया जाए हाँ। तो अच्छा होगा। वाह वाह। अच्छा अरुणा जी, समुद्र की गहराई या प्रभावित ज्यादा करती है या पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा प्रभावित करती है आपको? नेचुरली ऊंचाई होनी चाहिए, आपका लक्ष्य तो ऊंचा ही होना चाहिए ना। हाँ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको समुद्र की गहराई जैसा शांत होना चाहिए। उसके लिए तड़पन नहीं करो कि ओह नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। तो वो जो शांति और जो ठहराव, उसके साथ चलो और ऊंचाइयों में बढ़ो। तो इसलिए मैं तो पहाड़ की ऊंचाई को करूंगी सिलेक्ट। इसका मतलब आपको गोवा से ज्यादा उत्तराखंड पसंद आएगा? मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैं उत्तराखंड घूम के भी आई हूँ। वहाँ के वो जो क्या है ना, पहाड़ और जो ठंडी हवाएं, और मुझे याद आ गया, मैं एक बार मेघालय गई थी, वहाँ का जो सनराइज था दिमाग से अभी भी नहीं निकलता। तो पहाड़ों की ऊंचाई जो है उसकी छवि अभी भी आपके दिमाग पर अंकित है। हाँ, हालांकि हम साउथ में जब रहते थे कल्पाकम में, तो वहाँ तो समुद्र हमारे घर से 200-300 मीटर दूर था। उसका एक अपना चार्म था, पर डेफिनेटली शायद इनका ज्यादा चार्म है ऊंचाई का। अच्छा, कंप्यूटर ज्यादा अच्छा लगेगा आपको या कलम? कलम को तो कोई नहीं हरा सकता भाई। कलम अपनी जगह है, कंप्यूटर अपनी जगह है। तो कलम जितना क्रिएटिव, कलम जितना पावरफुल कुछ नहीं हो सकता। अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जो स्पेशली AI टूल्स आ गए हैं, चैट GPT आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया है, कलम को लोग छोड़ रहे हैं। दैट इज नॉट राइट। मैं कहती हूँ जब भी आपको कुछ भी क्रिएटिव करना है ना, तो ये जो हाथ के जो होते हैं ना पोर, जहाँ जो नर्व्स, वो एक्टिवेट होती हैं जब आप पेन दबा के पकड़ोगे, लिखने की कोशिश करोगे, तो आपका दिमाग जो है ना वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। वो जो है ना, वो लैपटॉप की या मोबाइल से की प्रेसिंग से नहीं आएगा। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कलम नहीं छोड़ना। कंप्यूटर आपको कहीं का कहीं ले जाए, ये AI कहीं का कहीं ले जाए, पर कलम नहीं छोड़ना। अरुणा जी, उत्तर भारत में सर्दी बहुत हो रही है और ऐसी सर्दी में जुकाम जो है वो आमतौर पर सभी को हो जाता है, बदलते मौसम में भी हो जाता है। तो अगर एक जुकाम किसी को हो गया है या कहीं हो जाता है, तो आप एलोपैथी की सलाह देंगी या नेचुरोपैथी की सलाह देंगी? मैं तो कहूंगी जुकाम हो गया तो कोई दवाई नहीं लो, उसको नेचुरल वे में ही ठीक होने दो। प्रिकॉशन जरूर लो। आप छींक रहे हो तो प्लीज थोड़ा दूर रहो। जी, मतलब नेचुरोपैथी की तरफ ही हमें जाना चाहिए। एलोपैथी से बेटर है नेचुरोपैथी। इट टेक्स, अपना समय लेता है। अगर आप उसको सप्रेस कर दोगे ना, तो बीमारी जब अंदर रह के उसको सप्रेस कर दिया तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगी ना। उसको निकलने दो भाई। जो बुराई है, दिमाग की बुराई हो या शरीर की बुराई हो, निकाल के छुट्टी करो। तो इसलिए मैं तो नेचुरोपैथी की तरफ ही कहूंगी। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी दुविधाएं जो थी ना, उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी सुविधा भी ढूंढ दी है और हमें सिखा भी दिया है आपने कि हाँ, दुविधाओं से के जवाब इस तरीके से देखकर आप अपने लिए सुविधा भी कर सकते हैं। हाँ,
क्योंकि चीजें तो ऐसा है ना कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि उसको छोड़ दो। तो एक विकल्प से एकदम आंख मूंदना भी ठीक नहीं है, पर जो बेटर विकल्प है उसको लेके आप जो दूसरा विकल्प था उसका चयन किया उसका जा गुण सकता है। लेके चलो, दैट इज द बेस्ट वे। सुपर। और मैडम जी, दूसरा रैपिड फायर राउंड भी बहुत अच्छा था, और आखिरी सवाल है, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे, आप यंगस्टर्स को, जेनजी सेंटेनियल्स, उन लोगों को? मैं यहाँ पे अपना ही एक लेख शेयर करूंगी आपसे, शायद उससे उनको कुछ मिलेगा। मैसेज जो है मेन कि ओल्ड इज गोल्ड, डोंट रिजेक्ट द ओल्ड। अभी होता क्या है, हमारी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो बड़ी साइंटिफिक हैं, उनके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है, उनके पीछे बहुत पर्पस है। हम पर्पस को तो समझते नहीं है, और हम कहते हैं क्या बेकार की बातें करते हैं, कोई घोड़ा ऐसे उड़ रहा था, ये है वो है। तो एक इंसिडेंट हुई कि मैं एक बाल विकास कैंप में गई, वहाँ पे उन्होंने बच्चों को समुद्र मंथन की कहानी सुनाई और एक्टिंग भी करवाई, कुछ बच्चों को दानव बनाया, कुछ बच्चों को देवता बनाया, एक पहाड़ सा भी बता दिया, और नरेट करने वाली महिला भी बहुत अच्छी तरह से कहानी सुना रही थी। अब एक बच्चे ने कुछ प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि उसको आज के समय का वो बच्चा नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या बात कर रहे हैं, तो उसने अपना लॉजिक लगा के प्रश्न किया। तो जो नरेटर थी उन्होंने कहा चुप, अभी मुझे कहानी सुनाने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। तो तब मुझे लगा, समुद्र मंथन की कहानी तो बहुत बार सुनी हुई थी, तो मैंने उस कहानी को बहुत सीरियसली समझा। स्पेशली जो 14 रत्न जो बात कर रहे थे ना, कि मंथन में 14 रत्न निकले, ये जो आज मेरा ख्याल है आपको कहानी तो पता ही होगी, बड़ी कॉमन कहानी है। वासुकी नाग की जो मंथन की प्रक्रिया, ड्युअलिटी, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीजें उसमें पात्रों में ही दिख रही थी। जो मंथन के जो मोती निकले थे, जो रत्न निकले थे, अगर हम उनकी हर एक उसका जो देखें ना कि क्या महत्व है और किस तरह से, किस सीक्वेंस में आप अगर उनके महत्व को फॉलो करते हुए चलें तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकोगे। मैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं वो एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, कि आप कुछ भी लक्ष्य जब निर्धारित करते हैं तो पहले आपके अंदर की कौन डर, आपका कि शक अपने ऊपर, वो विष जैसे होता है, उसको हलाल जिसको हमने कहा, उसको अपने में दबा लो, उसके ऊपर सहाय नहीं चलो। फिर उन्होंने बताया कि कामधेनु आई। कामधेनु का मतलब क्या है कि जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए स्किल डेवलप करो। फिर घोड़ा आया कि उस स्किल डेवलप की तो उसके लक्ष्य के लिए आप भाग सकते हो। जब आप लक्ष्य को कुछ प्राप्त कर लेते हो तो आप में घमंड आ जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, एक ऐरावत हाथी बताया कि वो मध्यवस्थ चाल से चलता है, ना आप खुशी में झूमो ना आप किसी के क्रिटिसिज्म में झूमो। चलते चलते आपको एक समय ऐसा भी आता है कि आपको इतनी लक्ष्मी मिल गई कि आप मदिरा वाले उसमें आ जाते हो, भटक जाते हो, उससे बचो। जब आप उससे भी बच जाते हो तब कल्प वृक्ष की तरह आप टैलेंटेड हो, आपने स्किल सीख ली, आप चल पड़े, तो आपको जो चाहते हो आपको मिल जाता है कल्प वृक्ष की तरह। और जब आप वो स्टेज भी पार कर लेते हो उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप अपना ज्ञान दूसरों में, आप में शीतलता, चंद्रमा शीतलता बताता है, वो जब शीतलता भी आ गई, घमंड नहीं रहा, इतने सारे टैलेंटेड होने के बाद भी आप बढ़ सकते हो, तब आपके पास वो स्टेज आती है जब आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हो। और जब आप दूसरों के लिए कुछ करने के भाव से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे चल रहे, बल्कि स्वार्थ छोड़ दिया, तो आप जरूर अमृत को पालोगे। तो इसको मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। तो ये मेरा ख्याल है अगर हम ये सब चीज़ों को
ये स्टेप्स, ये दीज आर ऑल माइलस्टोन्स। अगर हम इन माइलस्टोन्स को सीक्वेंस में अडॉप्ट कर लें तो लक्ष्य ना प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए मैंने कोशिश भी की है, कुछ लिख भी रही हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, कि डोंट गो बाय देयर रिचुअल्स एंड ऑल। मैं भी बहुत कम करती हूँ, परंतु उनके पीछे के जो भाव है ना, उनको जरूर समझने की कोशिश करो। सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपका विजडम शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? सच बताऊं तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या पूछ लोगे, है मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, क्या प्रश्न पूछोगे। शायद मेरे अंदर का बचपन अभी भी मेरे साथ चल रहा है ना, तो अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोगों ने इतना कंफर्टेबल कर दिया ना, और प्रश्न भी ऐसे मुश्किल नहीं लगे। अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलूंगी। थैंक यू, तो थैंक यू गुड, संध्या जी, रियली ग्रेट आपको एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू। संध्या जी, आप क्या कहेंगे? कुछ क्लोजिंग कमेंट्स बिफोर वी मूव टू ट्रिविया सेक्शन? मैं ये कहना चाहूंगी कि अरुणा जी के साथ बात करके आज लगा ही नहीं कि हम करीब करीब 1.25 घंटा हम साथ में रहे, और हमें लगा कि केवल 1.25 मिनट ही आपसे बात करके हुआ है, और बहुत कुछ सीखने को ना केवल हमें मिला है बल्कि हमारे श्रोता और हमारे दर्शक जो आज हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अरुणा जी के अनुभव से, अरुणा जी के तजुर्बे से, अरुणा जी की शिक्षा से और प्रेरणा से बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, और वो उनके मस्तिष्क पटल पर हमेशा अंकित रहेगा। तो वो सुने इसको, और इस इंटरव्यू से कुछ पाने की, कुछ ढूंढने की, कुछ खोजने की, कुछ सोचने की चेष्टा अवश्य करें। अमेजिंग। तो मैडम जी, फिर से आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं आपके अगले पुस्तक रिलीज के लिए, और जब हम फिर से आपको हमारे प्लेटफॉर्म में लाके इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। और दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड अरुणा छाबा जी के साथ। और आखिरी के बाद से पहले आपसे विनती है, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। और आज का सामान्य ज्ञान सुनेंगे 2 धमदार भारतीय टेक महिलाओं पर एक झलक। भारत की टेक दुनिया में 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, बल्कि ये साबित किया कि सीमाएं बस दिमाग में होती है। और पहली सी है टेसी थॉमस, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहता है। अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी रणनीतिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में लीड रोल निभाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक थी। और दूसरी है डॉक्टर सुधा मूर्ति, जिन्होंने सिर्फ इन्फोसिस की तकनीकी नींव को मजबूत किया, बल्कि भारत में महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग की दुनिया का दरवाजा और चौड़ा किया। तो ये था आज का ट्रिविया। और इन दोनों में से कौन सी महिला को भारत से सबसे एडवांस्ड मिसाइल कार्यक्रम की पहली महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने का गौरव मिला? शायद जवाब आसान है, लेकिन सोचे, आप जरूर सोचना पड़ेगा कि टेक की इन दोनों शेरनियों ने दुनिया को दिखा दिया कि इनोवेशन का कोई जेंडर नहीं होता है। सो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं टेसी जी के साथ और सुधा मूर्ति के स्टोरी के साथ भी। और ये था आज का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं, और टीजी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या कोई सजेशन है, अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो जरूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपके हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक
टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।